नमस्कार दोस्तों, डीके क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो कक्षा 10वीं में अध्ययन कर रहे हैं। बोर्ड परीक्षा 2021 में कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह इस वीडियो में लेकर आया हूँ, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रखे हैं और इस प्रकार से 2 या 3 वीडियो में करके मैं सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको आप तक पहुंचा दूंगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न, अभिक्रिया की इकाई। अभिक्रिया की इकाई क्या है? अभिक्रिया की इकाई है मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। क्या है अभिक्रिया की इकाई? मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है शुद्ध जल का पीएच मान। पीएच मान के बारे में आप जानते होंगे। पीएच मान क्या होता है? एक पीएच स्केल होता है जिसमें 1 से लेकर 7 तक जो होता है, 7 से कम, अगर 7 से कम जिसका पीएच मान है वो अम्ल होगा और 7 से ज़्यादा जिसका पीएच मान है वो क्षार होगा। लेकिन 7 जिसका पीएच मान होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है। और जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। तो ये एक जल क्या है? एक उदासीन, न तो अम्ल है और न ही क्षार है। इसी प्रकार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों रक्त का पीएच मान होता है 7.4। कितना होता है? 7.4। यानी कि रक्त जो होता है वो एक क्षारीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नींबू के रस की प्रकृति। नींबू के रस की प्रकृति आप सभी जानते होंगे। उस नींबू के रस की प्रकृति होती है अम्लीय। नींबू का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, इसलिए वो अम्ल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाकू द्वारा आसानी से कौन सी धातु काटी जा सकती है? चाकू के द्वारा आसानी से कौन सी धातु को हम काट सकते हैं? तो वो धातु है सोडियम। कौन सी धातु है? सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है? ऊष्मा की। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तभी जाके आप आंसर दे सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते और फिर उसका आंसर देते हैं, तो क्या होता है कभी कभी आंसर आप गलत करके आ जाते हैं। और गलत करके अगर आंसर आ जाते हैं तो फिर आपके नंबर सही नहीं आ पाते हैं। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है? तो इसका आंसर है कॉपर। ठीक है, यहाँ ऊष्मा लिखा हुआ, विद्युत नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ऊष्मा लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव के वर्गीकरण का आधार क्या है? मेंडलीव ने एक आवर्त सारणी दी थी, तो उस आवर्त सारणी को जो वर्गीकरण किया था उसका बेस क्या है? उसका बेस है परमाणु द्रव्यमान। जो हम अभी जो आवर्त सारणी पढ़ते हैं वो आधुनिक आवर्त सारणी है। कौन सी आवर्त सारणी है? आधुनिक आवर्त सारणी। तो मेंडलीव ने अपने जो आवर्त सारणी का वर्गीकरण किया था उसका आधार परमाणु द्रव्यमान है। और आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसमें वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु क्रमांक है। क्या है? परमाणु क्रमांक। और वो जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किसने दी थी? वो मोसले नामक वैज्ञानिक ने दी थी। किसने दी थी? मोसले ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्यधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? क्या है? अत्यधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो वो है सोडियम। सोडियम क्या है? एक अत्यधिक क्रियाशील धातु। सोडियम को इसीलिए हम कहाँ रखते हैं? सोडियम को खुला नहीं छोड़ते हैं। सोडियम जो धातु होती है उसको मिट्टी के तेल के अंदर रखा जाता है। क्वेश्चन ऐसा भी घुमा के पूछ सकता है कि सोडियम मतलब कौन सी धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है? तो उस धातु का नाम भी क्या है? सोडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेफड़े स्थित होते हैं। फेफड़े अपने शरीर में किस भाग की तरफ या किस तरफ स्थित होते हैं? तो फेफड़े किधर स्थित होते हैं? वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं? वक्ष गुहा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? प्रकाश संश्लेषण जो होता है फोटोसिंथेसिस, इसके द्वारा क्या करते हैं? पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और यह प्रक्रिया पौधे की किस भाग में होती है? तो ये प्रक्रिया पौधे के पत्ती वाले भाग में होती है, पत्ती में ही होती है।
कहाँ होती हैं? पत्ती में होती हैं। इसके द्वारा पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता के जनक किसे कहा जाता है? आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है मेंडल को। मेंडल ने आनुवंशिकता के ऊपर बहुत से प्रयोग किए, यानी कि आनुवंशिकता को समझाया इन्होंने, और इन्होंने मटर के पौधों को ही अपने प्रयोग करके उस आनुवंशिकता के बारे में बताया है। और मेंडल ने आनुवंशिकता के लिए 3 नियम भी दिए हैं। पहला है प्रभाविता का नियम, दूसरा है स्वतंत्र अपव्यवन का नियम, और तीसरा है युग्मकों का नियम। तो इस प्रकार से मेंडल ने आनुवंशिकता को समझाने के लिए 3 नियम भी दिए हैं, और मेंडल को ही आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे आप। मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा 46। यदि एग्जाम में आता है कि मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो आपको लिखना है 46 यानी 46। 46 गुणसूत्र यानी 46 गुणसूत्र है। लेकिन अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया जाता है कि मानव में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाता है, तो फिर आपको 23 जोड़े गुणसूत्र लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से आप क्वेश्चन अगर अच्छे से पढ़ोगे तो क्वेश्चन का आंसर भी अच्छे से दे पाओगे। लेकिन अगर जल्दबाजी में क्वेश्चन सही नहीं पढ़ोगे तो फिर आंसर भी गलत कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि हेतु न्यूनतम दूरी, यानी कि हम जब बुक पढ़ते हैं या किसी चीज़ को देखते हैं ना, तो अपने आँखों और बुक के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए? न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो वो है 25 सेंटीमीटर। कितनी है? 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में प्रयुक्त लेंस, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों क्वेश्चन पास दिए है ना। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में यानी कि निकट दृष्टि दोष अगर हो जाता है किसी व्यक्ति को, तो उसके निवारण के लिए जो ग्लास होता है, उस ग्लास के अंदर कौन सा लेंस लगाया जाता है? अवतल लेंस लगाया जाता है। अवतल लेंस लगाने के बाद अपनी दृष्टि हम आसानी से, मतलब निकट दृष्टि अगर होती है तो हम उस चीज़ को आसानी से देख सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। और दूरदृष्टि में कैसा होता है? दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? अगर इसको निवारण करने के लिए तो इसमें लगाया जाता है उत्तल लेंस। कहाँ लगाया जाता है? जो हम ग्लास लगाते हैं ना, जो आँखों का चश्मा लगाते हैं ना, उस चश्मे के अंदर कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है? उत्तल लेंस यूज़ किया जाता है दूरदृष्टि दोष को निवारण के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण विक्षेपण होता है। चलिए, वर्ण विक्षेपण क्या होता है और किससे होता है? तो इसका आंसर है प्रिज्म से। फ्रेंड्स, वर्ण विक्षेपण क्या होता है? वर्ण विक्षेपण में क्या होता है? वर्ण का मतलब होता है रंग, और विक्षेपण का मतलब फैलना, अलग अलग प्रकार के दिखना। तो आपने प्रिज्म देखा होगा, है ना, कांच का बना होता है, और उसमें से अगर कोई प्रकाश गुजरता है ना, तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कितने रंगों में विभक्त हो जाता है? 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो प्रिज्म में से अगर कोई प्रकाश गुजरता है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। वो 7 रंग मैं आपको क्रम से बता रहा हूँ, आप नोट कर लेना या याद रख लेना। ठीक है, तो पहला होता है उसमें बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, है ना। इसकी शॉर्ट फॉर्म है बेंजानी हप्पी नाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभव का एसआई मात्रक। विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक, है ना। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पीयर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें कौन सी है? दोस्तों, अम्ल वर्षा आप सभी जानते हो क्या होती है ना। जल के साथ अम्ल का मिलना, या जल से किसी गैस की अभिक्रिया, किसी गैस की जल के साथ अभिक्रिया होने के बाद फलस्वरूप अम्ल बनता है, और वो वर्षा के साथ अगर पृथ्वी पर गिरता है तो उसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। ये अम्ल वर्षा बड़े बड़े कारखाने होते हैं, उन कारखानों में से निकलने वाला जो धुआं होता है, उस धुएं के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसें जो होती हैं वो अत्यधिक मात्रा में निकलती हैं। तो वो क्या करती हैं? जल के साथ अभिक्रिया करके
सल्फ्यूरिक अम्ल बना देती हैं, जिससे वो अम्ल क्या होता है, वो जल के साथ पृथ्वी पर गिरता है और फिर अम्ल वर्षा कहलाती है। तो अम्ल वर्षा के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी गैसें जो होती हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत का छिद्र करने वाले कारक कौन सा है? ओजोन परत आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं कि ओजोन परत जो होती है वो पृथ्वी से ना, जो हमें अपनी पृथ्वी होती है और जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल में अलग अलग परतें होती हैं, मैं जैसे समताप मंडल, आयनन मंडल, क्षोभ मंडल, इस प्रकार से अलग अलग परतें होती हैं। तो उसमें एक समताप मंडल की परत होती है, उस परत के अंदर है ना ओजोन परत पाई जाती है। समताप मंडल जो होता है उसमें ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत क्या होती है, ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करती हैं, पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। क्या करती हैं, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती हैं और पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। लेकिन मानव वो क्या करते हैं, कुछ यंत्रों का अधिक उपयोग करते हैं और उन यंत्रों से क्या निकलती हैं, कुछ ऐसे कारक निकलते हैं जो इस ओजोन परत में छिद्र कर देते हैं, है ना। तो वो कारक कौन से हैं? एरोसॉल्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इस प्रकार के जो कारक हैं वो ओजोन परत को छिद्र करने का काम करते हैं या ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। और फिर उस स्थान से क्या होता है, अल्ट्रावायलेट किरणें जो पृथ्वी पर पहुंचती हैं और विभिन्न प्रकार की फिर मानव को, पशुओं को या पेड़ पौधों को पेड़ पौधों इन सभी के लिए वो क्या होती है, हानिकारक होती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए 20 क्वेश्चन थे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में मैं आपको फिर 20 क्वेश्चन या फिर उससे अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं करूँगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, धन्यवाद।